स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है आयनिक सॉलिड्स हैविंग एनायनिक वैकेंसी ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट। हमें पढ़ा था मेटल एक्सिस और मेटल डिफेक्ट, दो तरह के डिफेक्ट थे, उसमें से मेटल एक्सिस डिफेक्ट विच डेवलप कलर, और उसको आपको एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक्चुअली क्वेश्चन किसी जो टॉपिक है वो आपका फार्बा जेंटर एफ सेंटर पे कलर पे। हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी कोई एनर्जी हीट किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और वापस अपनी जगह पे आते हैं। और जिस सीरीज से हम बात कर रहे हैं वो विजिबल सीरीज, बाल्बर सीरीज आपने 11th में पढ़ी थी, लाइन स्पेक्ट्रम एप्सिलॉन स्पेक्ट्रम में, उसी पे टॉपिक है कि क्रिस्टल को हम गर्म कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं तो उसमें वो कलर ओरिएंटेड शो कर रहा है। कारण क्या है, उसका आंसर क्या लिखेंगे हम देखते हैं। द कलर विच डेवलप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन एनायनिक साइट। तो साइट वो है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। दीज साइट्स वेयर इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप, यानी कि साइट पर एक इलेक्ट्रॉन को उसने ट्रैप कर लिया है, इज कॉल्ड एफ सेंटर, जिसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ है एफ सेंटर। और एक जर्मन वर्ड है फार्बा जेंटर, उसके अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया है। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ NaCl हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, मतलब इस क्रिस्टल के आसपास जो एटमॉस्फेयर था वो सोडियम का था, सोडियम की वेपर में इसको गर्म किया। गर्म करने से क्या हुआ, बाहर जो वेपर थी क्रिस्टल की उसने क्या किया, अंदर की किसी पर्टिकुलर साइड ऑफ क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब अंदर वाला Cl बाहर वाले क्लोरीन से रिएक्ट करके NaCl बनाएगा तो अपनी जगह छोड़ के जाएगा। उस छोड़ी हुई जगह पर उस चीज़ को स्टिचोमेट्रिक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लिया जाएगा। यानी कि पहले वो वैकेंसी क्रिएट की, फिर एक इंटरस्टियल क्रिएट किया गया, दो तरह के डिफेक्ट इसके अंदर क्रिएट हो गए। तो when crystal of NaCl heated in presence of sodium vapor, then extra Na atom deposit on the surface of crystal, इस जगह की बात कर रहे हैं वो, ठीक। and Cl ion is left from anionic site, यहाँ से एक Cl चला गया, ये Cl है, ब्लैक होल, इसे शो किया हुआ है, from the anionic site and combined with sodium atom to form NaCl। बाहर की किसी चीज़ के साथ उसने क्या किया, वो यहाँ से बाहर चला गया और वो सोडियम के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, NaCl आउटसाइड उसके क्रिस्टल के। Now on the surface where electron is produced by Na atom is trapped at the anionic site। तो ये जो Na का जो प्लस था, इसने जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से छोड़ा था वो ट्रैप हो गया इस जगह पे, और वहाँ ट्रैप होने से जब इस क्रिस्टल पे लाइट गिर रही है तो वो इलेक्ट्रॉन उस लाइट को ट्रैप कर रहा है। और हम सब जानते हैं जो भी चीज़ लाइट को, एनर्जी को ट्रैप करती है, लेती है, वापस उसको छोड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी को ट्रैप करने पर अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं। एक कहावत है, लौट की बुद्धू घर को आए, तो वापस वो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आएंगे जहाँ से वो जंप किए थे। तो उसने जहाँ से जंप की थी जब वापस आएगा दैट टाइम वो एक लाइट अपनी तरफ से छोड़ेगा, दैट इज विजिबल लाइट, और वो कलर आ रहा है इस NaCl के अंदर येलो। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लिथियम लें तो पिंक आएगा, KCl वायलेट लेगा, और भी सारे क्रिस्टल्स हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, आपकी बुक में भी है। जो साइट मैंने खाली की है, ब्लैक कलर का क्लोरीन हटा दिया, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया गया, दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको डायग्राम बनाना है। और जहाँ मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, बोर्ड में आप रेड कलर यूज़ नहीं कर सकते, बट यू कैन यूज़ पेंसिल टू अंडरलाइन द वर्ड्स, ताकि जो टीचर क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहा है वो उसको पर्टिकुलर चीज़ें पता पड़े, तो उसको पता पड़ जाएगा बच्चा क्या कहना चाहता है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है जब अपने एक आंसर के अंदर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करते हो तो सीधी नज़र उन पे जाती है। कोई भी क्वेश्चन आंसर ले लो, तो ये एक तरीका है, ये मैं आपको एक सिखा रहा हूँ। आप रेड कलर यूज़ मत कीजिए आपके बोर्ड के एग्जाम में, यू विल यूज़ योर पेंसिल हाईलाइट करने से, ताकि अगले टीचर को ही पता पड़ेगा कि हाँ इस बच्चे को पूरी चीज़ कहनी आती है। खैर, क्वेश्चन सेकेंड 11 के बाद 12 लेते हैं। एक ग्रुप 14 एलिमेंट कन्वर्ट इनटू एन टाइप। अब सीधी सी बात है दोस्तों, इम्प्योर डिफेक्ट कोवेलेंट का अंदर हमने पढ़ा है ग्रुप 14 और ग्रुप 15। अगर 14 को लेके 15 डालेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा एन टाइप, और अगर 14 को लेके 13 डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, होल हो जाएगा, इट इज़ पॉजिटिव। तो सीधा दिख रहा है वो ग्रुप 14 से 15 जा रहा है तो एन टाइप है। फिर भी इसको एक्सप्लेन कर किया हमने, 1 वर्ड क्वेश्चन हो सकता है ये। एक ग्रुप 14 एलिमेंट कन्वर्ट इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग। डोपिंग जिनको नहीं पता बता दूं, किसी चीज़ को मिक्स करना विद सुटेबल इम्प्योरिटी। टू विच ग्रुप दिस इम्प्योरिटी, भाई या तो 14 या 15। व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इट मीन ग्रुप 14। आंसर क्या हो गया इसका, ग्रुप 14। और दूसरा क्या हो गया, डोप विद ग्रुप 15। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, ग्रुप 14 का सिलिकॉन और ग्रुप 15 का आपका फॉस्फोरस। तो आपने एग्जाम्पल दे दिया सिलिकॉन डॉप्ड बाई फॉस्फोरस, तो इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत बार आ चुका क्वेश्चन, इसे स्टार लगा देते हैं। What make glass different from solid such as quartz? यार ग्लास
और क्वार्ट्ज ग्लास, दोनों ग्लास ही हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस किया, यानी कि डिफरेंस पूछ लिया सीधा सीधा क्रिस्टलाइन एमोरफोरस, जो हमने पहले वीडियो में देखा था। एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर क्रिस्टलाइन एमोरफोरस को हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो वी हैव टू गो फॉर लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज। अगर मुझे पता है कि ये चीज़ एमोरफोरस है और दूसरी कोई चीज़ मेरे हाथ में अगर मेटल है वो क्रिस्टलाइन है, तो मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि इसके अंदर लॉन्ग रेंज है और इसके अंदर शॉर्ट रेंज। वही मैंने यहाँ पे दिया है, द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेक डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड क्वार्ट्ज। मतलब अंदर के जो पार्टिकल्स उसका कैसा एरे है, एरे भी वर्ड यूज़ करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एरे भी करते हैं शॉर्टकट। यह जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, उसके लिए ग्लास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज इन शॉर्ट रेंज, इसका मतलब एमोरफोरस, वेरियस क्वार्ट्ज का अधिकतर होता है लॉन्ग रेंज, कभी कभी दोस्तों कभी कभी शॉर्ट रेंज। सर ये क्या लिख रहे हो, लिखना पड़ेगा बेटा, कारण क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो लिखा है व्हाट कंडीशन क्वार्ट्ज कुड बी कन्वर्टेड टू ग्लास, दूसरा क्वेश्चन तो लिखा है उसके अंदर व्हाट कंडीशन क्वार्ट्ज शुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। तो क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड बाय रेगुलर हीटिंग कूलिंग रैपिडली। ये चीज़ कभी भी हो सकती है ड्यू टू सनलाइट या ड्यू टू अदर टाइप ऑफ कंडीशन, उस क्वार्ट्ज को हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, ग्लास में। इसलिए उसमें लॉन्ग रेंज से क्या बन जाएगी वो शॉर्ट रेंज, क्यों, वो बिखर जाएंगे, उसके अरेंजमेंट थोड़े टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो एमोरफोरस बन जाएगा, क्रिस्टलाइन नहीं रहेगा। तो ये इसका आंसर रहेगा, इसको आप देख लीजिएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, गोल्ड का एक लेटिस है जिसकी उसने रेडियस दे रखी है, लेंथ चाहता है, वो लेंथ पूछता है। हमें ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए जो एफसीसी मतलब बीसीसी और एससीसी के उनके कुछ फॉर्मूले हैं। एफसीसी का एज इक्वल टू 2√2r, आर दे रखी है, √2 की वैल्यू याद रखो 1.414, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, कन्वर्ट कर दिया इसको अपन ने, मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, कुछ भी हो उन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने 11th के अंदर 10⁻⁻12, 10⁻�9, 10⁻10 या रेंज कन्वर्जन पढ़े होंगे, उनको याद रखो, अब वो काम आएंगे। और जो भी आंसर आता है उसको बॉक्स करके लिख दीजिए आंसर। ये भी एक रूल है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर, जो भी आंसर आता है उसके ऊपर बॉक्स बनाइए, इट इज़ ए रूल, ताकि आपका आंसर एग्जैक्ट पता पड़ जाए चेकर को और पता पड़ जाए बंदे ने क्या किया है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बैंड थ्योरी पर है। बैंड थ्योरी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैंड थ्योरी में दो बैंड्स हैं, हमने 11th में पढ़े थे, BMO बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो उनके अंदर कई तरह के चेंजेस आते हैं, उसके ऊपर ही है। और जब तक कोई हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जब तक किसी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तब तक उसके अगेंस्ट चार्ज फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी का आप जानते हैं चार्ज के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, इन टर्म ऑफ बैंड थ्योरी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को बांटना है। बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। बैंड थ्योरी डिपेंड करती है गैप पे। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, देयर इज नो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, कोई गैप नहीं है। इलेक्ट्रॉन बंदा बड़ी जल्दी से जंप करेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आपके चार्ज की कंडक्शन बन जाएगी। हम बात करें सेमीकंडक्टर में, इसमें थोड़ा सा गैप है और इस गैप को पूरा करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर या कोई हम मिक्सिंग कर रहे हैं इम्प्योरिटी, ताकि चार्ज जो है बढ़ाए सके, घटाए जा सके और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। फिर बात कर रहे हैं इंसुलेटर की, जिसे हम कह सकते हैं बैड कंडक्टर्स। नॉर्मल हम कहते हैं बैड कंडक्टर्स। इनमें इतना सारा गैप है कि जंप कर ही नहीं सकता है। तो आपको डायग्राम याद होना चाहिए कंडक्शन का, वैलेंस का। बहुत बड़ा गैप बनाओगे, बहुत कम बनाओगे, बिल्कुल गैप नहीं बनाओगे, बिल्कुल गैप नहीं है। उसके पहले आप यहाँ पे एक शो कर दो कि छोटी चीज़ कि हम जानते हैं किसी की भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए बैंड थ्योरी बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंड थ्योरी में दो तरह के बैंड है, वैलेंस एंड कंडक्शन। और वो एक गैप जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन गैप या कहते हैं एनर्जी गैप, जो ये बार बार लिख रहे हैं एनर्जी गैप, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनर्जी गैप बेटा, यहाँ हम लिख सकते हैं फॉरबिडन गैप है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे उस गैप से ही इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो आपको इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ वी आर मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 न्यूमेरिकल है बेटा। एल्युमिनियम क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक क्लोज पैक, मतलब FCC, जिसका मेटेलिक रेडियस R दिया है 125, लेंथ पूछ रहा है यानी कि A। हम सब जानते हैं FCC का A का फॉर्मूला, देखो बार बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये भी, हर तरह के क्वेश्चन इसी पे आ रहे हैं। A का फॉर्मूला हो गया 2√2R, R दे रखा है, √2 में पता 1.414, कैलकुलेशन किया 353.5 आया, राउंड ऑफ जानबूझ के लिया है, दोनों ले सकते हैं, 354 पिकोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनिट सेल आर इन दिस वन
0.0, तो ये जो चीज़ है इसको आप 1 भी मान सकते हो और 1.0 भी मान सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। तो वो टोटल वॉल्यूम दे दिया है, इसका मतलब आपको अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लोगे आप, A3 है, इसकी वैल्यू ये आ रही इतनी बड़ी, जिसको अपने राउंड ऑफ कर लिया है 10⁻⁷। ये हम कर सकते हैं 4.4 10⁻⁷, यहाँ तक हमने इसको क्या कर लिया, कर लिया है। अब दिस 4.4 × 10⁻23 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया पिकोमीटर को सेंटीमीटर के अंदर बेटा। अब ये हमारा वॉल्यूम है सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि ये हमको किस में दिया था, सेंटीमीटर में, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में लाना जरूरी था। नाउ नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये वॉल्यूम है पूरा, ठीक है। 1/4.4, सिंपल कैलकुलेशन, यू आर गेटिंग योर आंसर हियर 2.27 10⁻22 यूनिट सेल। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे अपन छोटी क्लास में करते थे, एक ब्रिक का वॉल्यूम ये है, रूम का पूरा रूम का वॉल्यूम ये है, तो कितनी ब्रिक्स लगेगी, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन सिंगल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। सेम थिंग हैपनिंग हियर, जो पूरा क्रिस्टल उसमें एक क्यूब की क्या वॉल्यूम है और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकल जाएंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये CBSE में तो बहुत बार पूछा गया है। इफ NaCl ड्रॉप विद 10⁻³ मोल परसेंटेज, मेन चीज इसको पढ़ना है, दिस इज ऑफ SrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, तो इसमें वैकेंसी का क्या रेशियो रहता है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10⁻³ मोल परसेंट है, तो हम कह सकते हैं 100 मोल ऑफ NaCl ड्रॉप विद 10⁻³, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो वही वैल्यू जो यहाँ लिखी है मैंने, ये वैल्यू वही है। तो एक मोल के अंदर वैल्यू आगे 10⁻³ कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁵ मोल। अब एज ए कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस बाय 1 Sr2 + आयन, हम मान के चलते हैं कि एक जो है वो 1 मोल है, दिस इज 1 मोल एंड 1 मोल इज 6.022। तो कैटायनिक वैकेंसी एक Sr से इतनी हो रही है, तो इतने सारे मोल से कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ये 10⁻22 या 10⁻18 रेशियो से चलती है, ये वैकेंसीज बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आप एक एटम्स को निकालना बहुत मुश्किल है। अभी तो नंबर देखो कितना बड़ा है। Therefore, concentration of cationic vacancy produced by 10⁻⁴ मोल will be the sum, जो मल्टीपल है आपका एवोगैड्रो नंबर का, तो हमने सीधा 10.5 मोल इंटू क्या किया एवोगैड्रो नंबर, एंड वी आर गेटिंग योर कंसंट्रेशन इज 6.022 इंटू 10⁻18 मोल। इन क्वेश्चनों में सिर्फ वैल्यूज़ का ध्यान रखो, मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, और एक चीज़ जो हिडन होती है वो ये होती है, इसको हमेशा याद रखो। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, this is a MCQ type question, match the following type question in board, classify each of the following in ionic, metallic, molecular, covalent, amorphous। जो सबसे पहले हमने एक टेबल की थी सॉलिड टाइप पे, उस पर क्वेश्चन है। देखिए टेट्राफॉरस डेकाऑक्साइड बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए दिखता है ये मॉलिक्यूलर होगा। एमोनियम फॉस्फेट प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका आयनिक। प्लास्टिक एमॉर्फोरस है। ग्रेफाइट कोवलेंट, ब्रास मेटेलिक है। सिलिकॉन कार्बाइड डायमंड की तरह स्ट्रक्चर होता है, कोवलेंट। आयोडीन फॉस्फोरस दोनों नॉन मेटल्स हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। रुबिडियम मेटेलिक है। लिथियम ब्रोराइड प्लस माइनस अगेन आयनिक, एंड सिलिक का ग्रुप 14 अगेन कोवलेंट। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछा आज तक बोर्ड में। ये कह रहा है कि मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर और मीथेन। आप इनका मेल्टिंग पॉइंट कहीं से पता करिए और बताइए कि इसके अंदर कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स अंदर बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमने क्या किया, क्या लिखा है यहाँ पे, वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मोर विल बी मेल्टिंग पॉइंट एंड मोर विल बी स्टेबिलिटी। मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर लो मेल्टिंग पॉइंट है तो स्टेबिलिटी भी लो होगी, लेस होगी। ये हमारे पास डाटा बुक से लिए, हमने नेट से निकाले। क्या देखा आपने, सॉलिड वाटर का 273 है, इसलिए मोर स्टेबल हो गया। सबसे कम मिथेन का इसलिए क्या हो गया, वो लेस स्टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लेटिस पॉइंट पूछ रहा है। लेटिस मैंने उस दिन भी बोला था आपको फर्स्ट वीडियो में, पॉइंट जैसे मैंने हवा के अंदर कर दिया 1 2 3, तो 3 लेटिस पॉइंट है, तीनों को जोड़ देते क्या बन गया, एक ट्राइंगल। 4 करूंगा तो एक क्यूब, स्क्वायर, जो भी, खैर।
तो फेस सेंटर टेट्राहेड्रल दोनों एक ही चीज़ है, बस शेप में फ़र्क होता है थोड़ा सा, और बॉडी सेंटर्ड। देखें सबके अंदर एक चीज़ फिक्स है, सबके कॉर्नर्स में होंगे, ईच एंड एवरी क्यूब का जो कॉर्नर्स है वो बेटा 8 है। इसलिए मैंने लिखा है 8 फ्रॉम कॉर्नर्स, 8 फ्रॉम, इसलिए लाल रंग से लिखे, पता पड़ जाए चीज़ कॉमन है। अब फेस सेंटर के अंदर 6 फेस है, इसमें भी 6 फेस है, तो 6 फ्रॉम फेस, 6 फ्रॉम फ्रॉम, तो 8 and 6 14, 8 and 6 14। नाउ बॉडी सेंटर के अंदर एक बीच में है, बाकी 8 कॉर्नर पे हैं, तो 8 + 1 9। तो ये आपके लेटेस्ट पॉइंट आ गए। इस तरह से किसी का भी पूछा जा सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। तो 21 क्वेश्चन मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल्स की सिमिलरिटी भी पूछ रहा है, डिफरेंस भी पूछ रहा है, और लास्ट में पूछ रहा है कि वो आयनिक सॉलिड को ब्रिटल क्यों कहते हैं। वैसे दोनों क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, फिर भी देखिए सिमिलरिटीज इस तरह से करनी है। मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, पहला पॉइंट, मेटेलिक में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड है। दूसरा, आयनिक के अंदर आयंस स्ट्रॉन्ग फोर्स से हेल्ड है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई, ये होगी इसकी सिमिलरिटी। अब बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास आयंस, लेकिन सबसे बड़ी चीज है मेटेलिक सॉलिड्स में दे आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी गुड हो जाती है। बट एक खास बात, वो मॉल्टन हो, एक्वस हो, सॉलिड, ऑल स्टेट्स के अंदर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आयनिक के अंदर देखो बेटा, दे आर नॉट फ्री, आयंस आर नॉट फ्री। ये जो चीज है इस पर ध्यान दीजिए, आयंस आर फिक्स्ड एंड नॉट फ्री टू मूव इन द क्रिस्टल, सो आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके अंदर फ्री मूवमेंट नहीं है। लेकिन किंतु परंतु मॉल्टन और एक्वस में दे बिहेव एज गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि उनका जो मूवमेंट आयंस का वो मॉल्टन और एक्वस अवस्था में हो सकता है। आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर, इसको नीचे समझाया अपन ने। मेटेलिक सॉलिड्स आर मेलिएबल, मेलिएबल पता है शीट्स, डक्टाइल मतलब वायर, ब्रिटल मतलब पाउडर। अब नीचे वाले जो क्वेश्चन इसमें देखो, ये वाला, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड ब्रिटल क्यों है? आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड ब्रिटल ड्यू टू 3D पैकिंग ऑफ आयंस held together by strong force of attraction and ions remain fixed position। मेन लाइन ये है, जो चीज़ फिक्स्ड है वो उसको हिलने नहीं देगी, तो उसके अंदर शीट्स या वायर्स मतलब उसके लिए मूवमेंट नहीं होगा। ज़्यादा आप उसके ऊपर हैमरिंग करोगे या ज़्यादा उस पर टेम्परेचर करोगे तो वो टूट जाएंगे, पाउडर हो जाएंगे, इससे उसको कहते हैं ब्रिटल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसके अंदर देखिए सीधी सी चीज़ है, मास पूछा है, सिल्वर का क्रिस्टलाइजेशन है, FCC रेडियस दे रखा है, एज दे रखी है, एज भी सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले गिवन लिखा अपन ने, हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला Zm/A³ इंटू Na, m बार आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा D × A³ Na, वैल्यूज रख दी, कैलकुलेशन कर लिया और आंसर को बॉक्स में कर दिया। ये सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। A cubic solid made up of 2 element P and Q, atoms of Q are at the corner of Q, मतलब Q कॉर्नर पर है। मतलब ये मेरा एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए, देख लीजिए इसको, कॉर्नर की हम बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जो P है वो कॉर्नर पे है, ठीक है ना, सॉरी Q है जो वो कॉर्नर पे है और P वो बॉडी में है, तो P तो बॉडी बना देता हूं मैं, और कॉर्नर पे बेटा सब जगह पे मैं Q लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, ताकि क्वेश्चन को आप समझ सकें क्या कह रहा है वो, ठीक है। अब आंसर में देख लीजिए, बहुत सरल है। Q कॉर्नर पे है तो आप जानते हो Q कॉर्नर पे है तो कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 रहेगा, और P अगर वो सेंटर में है तो उसका कंट्रीब्यूशन खुद का 1 ही रहेगा। तो दोनों के बीच में जो रेशियो है वो एक्चुअली नंबरों का होता है, दोनों 1:1 है, तो रेशियो क्या हो गया P/Q, तो फॉर्मूला क्या हो गया P1। तो जो भी फॉर्मूले से NaCl एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, NaB1 Cl भी1 NaCl इसी तरह का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई एक चीज़ सेंटर में है, बाकी कॉर्नर पे। अब वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि इसका शायद 4 ही होगा, 4 दिखते हैं जबकि है 8। अभी 8 क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको स्ट्रक्चर से। पहले P की बात कर लेते हैं दोस्तों, 1 2
3 4 5 6 7 8। पी तो समझ में आ गया कि 8 क्यू से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ एक क्यू 1 2 3 4, ध्यान दीजिए मैं ब्लैक कलर लेता हूँ क्यू के लिए, एरो क्यू के लिए जा रहे हैं। तो ये जो क्यू है वो 4 आस पड़ोस के क्यू से है। वैसे इधर और ऊपर इस तरफ और इस तरफ कुछ लगेगा तो और हो जाएंगे। तो जो कंट्रीब्यूशन इसका हमने बता रखा 8, तो क्यू भी क्या होगा 8, यानी कि पी और क्यू दोनों अपने आसपास की जो सेल्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, पर वो कितने हैं 8, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा 8 रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको एक विजुलाइज बनाओ, उसका एक डायग्राम बनाओ, अपने हिसाब से रखो उसको। जरूरी नहीं आप सेल बनाएं, आप वो नंबर रख दो जो भी दिया गया है, तो आपको पता पड़े कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो आप इसको बहुत इजीली कर लोगे। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का ध्यान रखना है। 24 क्वेश्चन देखें, इसके अंदर एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है। डायरेक्ट आ रहा हूँ मैं इसके क्वेश्चन के ऊपर, और स्ट्रक्चर दे रखा है बीसीसी। यार बीसीसी का मुझे रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3/4 × a। अब मेरे को a निकालनी है इसमें। डेंसिटी वाले फॉर्मूले के अंदर डेंसिटी ऊपर होती है, a³ नीचे होता है। अगर आपको याद हो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है Zm a³ × Na। मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया, यही किया ना, ठीक। Z पता है मेरे को 293 दे रखा है इसका मास, यहाँ पे डेंसिटी यहाँ दे रखी है, लगाया a³। यार क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, बड़ा 8th-7th क्लास का वंडा है, ये निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। a की वैल्यू आ गई 3.306 10⁻8 सेंटीमीटर। डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दी, √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर यू गॉट आंसर इन सेंटीमीटर। और इफ क्वेश्चन आस्क कि नहीं मुझे नैनोमीटर में चाहिए, तो नैनोमीटर के हिसाब से भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 1.432 10⁻8 सेंटीमीटर तो रहेगा सेंटीमीटर में, और 14.3 रहेगा नैनोमीटर में, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको लगा रहा हूँ स्टार क्योंकि ये भी आया हुआ है। और दोस्तों ये भी आया हुआ है, जिसके अंदर ये 2 लगा रहा हूँ, ये ज़्यादा आया हुआ है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एनालाइज निकल ऑक्साइड को एनालाइज करना है मैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला दिया है 0.98 1.0। इसका मतलब बेटा ये है, ये 98% है और ये आपका 100 है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट का, जिसके अंदर एक ही सेम कंपाउंड उसका हायर वैलेंसी वाला आयन लोअर वैलेंसी वाली को रिप्लेस करता है। ये हमने पढ़ा था, उस केस हमने पढ़ा था आयरन वाला, या निकल का आ गया कि निकल का +3 निकल के +2 को रिप्लेस करता है, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट करता है। उस पर क्वेश्चन है भाई उसका फ्रैक्शन क्या है, कितने निकल है कितने निकल के 3+ के आयन है। सिंपल सी मैथमेटिक इक्वेशन है, हमारे पास फॉर्मूला है दिस इक्वेशन एंड इट टेंड्स टू 0। इन दोनों का सम बराबर आना चाहिए, प्लस माइनस। अब निकल +2 को हमने x माना है, तो निकल +3 को क्या मानेंगे 98। अब यहाँ सवाल आया कि सर आपने इसको x क्यों माना, इसको 98 क्यों? इसलिए क्योंकि अधिकतर जो निकल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो +2 का है। नॉर्मली +3 के निकल के बहुत कम रिएक्शन में आते हैं काम में, तो निकल +3 ने अपने आप उसको रिप्लेस किया, तो सीधी बात है उनकी संख्या बहुत कम होगी। इसलिए निकल +2 को x माना गया, निकल 3+ को हमने 98 - x माना। टोटल चार्ज क्या होगा, ये 2 है इससे 2x हो गया, ये 3 है इससे पूरी इक्वेशन 3 से इंटू हो गई, 3 × 98 माइनस ये आ गया इसका। और क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है हमें पता है, और वो 100 मान रहे हैं, तो ये हो गया आपका 200 पर माइनस में। नाउ टोटल इक्वेशन क्या होगी, दोनों का सम करना है, 2x निकल 3+ का 294 3x और ऑक्सीजन -2 का -2x = 0। कैलकुलेट करोगे इसको आप, ये वैल्यू वहाँ जाएगी, ये यहाँ आएगी, 2 और 3 में से एक बचेगा x, और 294 में 200 बचेंगे 94। तो x आपका 94 हो गया, इसका तो निकल 94 है, तो वो आपका क्या है 4। फ्रैक्शन क्या होगा, कितने हैं टोटल में से, तो 94/98 0.959, और वो हो गया आपका 4/98 0.041। तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया। और अगर साथ में पूछ ले भाई किस प्रकार का डिफेक्ट है, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है जो आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। और क्या होता है इस डिफेक्ट में, ऑलवेज हायर वैलेंसी रिप्लेस लोअर वैलेंसी ऑफ सेम मेटेलिक आयन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप चेंज करिएगा बुक के अंदर। यहाँ पर बोरोन और सिलिकॉन है, इसको मैंने चेंज किया है, क्योंकि बोरोन के अंदर सिलिकॉन आप डाल नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते, अभी बताऊंगा कारण क्या है। ये पूछ रहा है इस तरह का डोपिंग हुई तो कैसा है, पी है या
n है। तो हमें ये पता करना है होल क्रिएट हो रहा है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है बेटा तो वो होगा आपका n टाइप, और होल क्रिएट हो रहा है तो होगा पॉजिटिव टाइप। जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14, दिस ग्रुप 14। इंडियम बिलोंग टू ग्रुप 13। तो ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 13 में 3 ही होते थे, एक होल क्रिएट हो गया। इस होल को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो होल यहाँ आ जाएगा। इस तरह से होल इस तरफ चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलता रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मूवमेंट रहेगा आपके होल का और ये मूवमेंट रहेगा आपके इलेक्ट्रॉन का। तो होल आपका पॉजिटिव कैरियर हो गया तो ये करंट की तरफ फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो कर रहा है, इसका आप ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका पी टाइप। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं मानूं आपकी बात, सर मैं बोरोन के ऊपर सिलिकॉन की डोपिंग कराऊं, तो दोस्तों 1 2 3 1 2 3 ये तो खाली ही चल रहा है ना, और फिर यहाँ 4 लगा रहे तो ये बैठेगा नहीं। इसलिए क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, चेंज किया, बोरोन की जगह सिलिकॉन, सिलिकॉन बोरोन। अब देखिए इसको, सिलिकॉन डोप विद दिस सेम थिंग, वही हो रही है। ग्रुप आपका जो बोरोन है वो 13 है, सिलिकॉन आपका ग्रुप 14 है। तो हाँ आप यहाँ यूँ लिख सकते हो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, चलिए कोई बात नहीं। होल क्रिएट हो गया और सेम थिंग इज हैपन, कोई इस पर चेंज नहीं है, सेम एक जैसी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एन एलिमेंट हैज़ बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर, जो बीसीसी है, एज दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम एलिमेंट। तो यार ये क्वेश्चन छोटी क्लास में हम करते थे। मान लीजिए एक ब्रिक दे दी, उसका एक वॉल्यूम है, एक पूरे फ्लोर का एक वॉल्यूम दे दिया, तो पूरे फ्लोर के वॉल्यूम का और ब्रिक के वॉल्यूम का अगर आप रेशियो निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स पता पड़ जाएगी। सेम इसी तरह से है, आपको सिंगल एटम का वॉल्यूम पता होना चाहिए, आपके क्रिस्टल का वॉल्यूम होगा तो आप रेशियो निकाल के नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हो। तो क्या किया आपने, गिवन चीज़ें लिखी, BCC Z2 हो गया, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब होता है, दे रखी है। इसके अंदर हमारे को पिकोमीटर कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, ये आ गया इसका क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम एलिमेंट, जो ग्राम एलिमेंट का जो दे रखा है मास, उसका वॉल्यूम, ये लाइन को कंफ्यूज मत करना, ये वॉल्यूम है सीधा, मास अपॉन डेंसिटी। मास क्या है 208, डेंसिटी क्या है 7.2 और उसका आ गया 28.89। तो ये वॉल्यूम ज़्यादा है, ये माइनस में बेटा, ये वॉल्यूम बहुत कम है, ध्यान रखना। अब टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो टोटल वॉल्यूम क्रिस्टल जो आपका 28.89 जो निकाला था, नंबर ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम ये आपका 2.389, कैलकुलेट करने पे यू गॉट 12.09 10/23। ये आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल हैं। लेकिन आपका स्ट्रक्चर क्या है BCC, तो वहाँ पे Z2 है, तो उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर आपका आ जाएगा, ऐसे लिखा टोटल नंबर। और अगर SCC होता तो यही रहता, FCC होता तो 4 से इंटू हो जाता। तो इस तरह से आप नंबर निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हमें पता है डेंसिटी क्या, वापस हम एक दूसरे क्रॉस चेक कर रहे हैं। एक्सरे डिफ्रेक्शन किया, उससे पता पड़ा इसके ये एज है, ये उसकी डेंसिटी है। अब वो हमने यहाँ पे गिवन लिखा, एज डेंसिटी Z4 आएगा क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो FCC है। अब मास निकाल रहे हैं, हमें पता है कॉपर का मास 63 होता है, हमें पता है, हम छोटी क्लास से देखते आ रहे हैं, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए कैलकुलेशन इसकी आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ जाए तो आपको मास याद होना चाहिए। डेंसिटी, एज, नंबर ऑफ दिस एवोगाड्रो, Z सब पता है, लिखा। सिंपल कैलकुलेशन करने पर यू गॉट द आंसर 63.1899 समथिंग, बट यू विल टेक ओनली 63.1। दिस इज द मोलर मास ऑफ योर कॉपर, ये कॉपर का मास है। इस तरह से आपके शॉर्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए।